स्टूडेंट्स, जीओसी लेक्चर में अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन के बारे में बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे। आज अपन जीओसी के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ लेंगे कि इन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कैसे किया जाता है, अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि MHI इफ़ेक्ट एप्लीकेबल करते समय आपको पता होने चाहिए, उनकी बात करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर उनको अप्लाई करके देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेजोनेंस इफेक्ट को लेके। रेजोनेंस इफेक्ट को लेके क्या बोला जाता है कि ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट only works at ortho para position in बेंजीन रिंग। कहने की बात है कि जो अनुनाद प्रभाव होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, वो बेंजीन के सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर अप्लाई होता है। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखा जाता। कैसे? आप फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बात करो या फिर आप नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे गौर करो, अपन ने लेक्चर्स के अंदर बना रखी है। फिनॉल के अंदर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, यानी बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आता है और वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है, मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, आप चेक कर सकते हो। और नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है बेंजीन से, तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और वो पॉजिटिव चार्ज भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है, मेटा पोजीशन पर नहीं आता। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को भी अपन जस्ट लाइक रेजोनेंस ही बताते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस बताते हैं, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही एप्लीकेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट also works at ortho and para पोजीशन। ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इंडक्टिव के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, बाकी हर जगह हर पोजीशन पर ये अप्लाई किया जा सकता है। तो इंडक्टिव वर्क के बारे में क्या लिखूंगा? Inductive effect works at all position, सारी पोजीशन पे वर्क करता है। लेकिन एक खास बात, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट के, तो वो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी और इसकी जो इंटेंसिटी आएगी ये सबसे ज़्यादा लगेगा इप्सो पोजीशन पर, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर नंबर आएगा आपके पैरा का। क्या होता है इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा? बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई बेंजीन है, कोई जी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जी ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो होगा इप्सो। इप्सो के रेस्पेक्ट में दोनों और वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ऑर्थो के बाद वाली मेटा और उसके बाद वाली पोजीशन पैरा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू भी या उसका जो पावर है, इंटेंसिटी है, वो भी आपको क्या मिलने लग जाएगी? कम मिलेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेरा कि क्या होता है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि भाई अगर अपन कहीं पर इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं और
तीनों तरह के इफेक्ट वहाँ पे लग सकते हैं। तो कौन सा इफेक्ट पहले लगाऊंगा, कौन सा इफेक्ट बाद में लगाऊंगा, तो देखो इनका जो अप्लाई करने का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से चलता है कि सबसे पहले आपको इफेक्ट लगाना पड़ता है रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है, चाहे बटानी हो चाहे गठानी हो। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है मीजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद वर्क करता है आपके पास एच इफेक्ट, और एच इफेक्ट के बाद देखा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आई इफेक्ट। यानी सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट लगाना है, रेजोनेंस लग रहा है उससे आंसर आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है उससे आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है DNP रूल से। कौन सा रूल? DNP रूल, जहाँ पर D बोलता है डिस्टेंस, N का मतलब होता है नंबर, और P का मतलब होता है पावर। देखो क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर मीजोमेरिक इफेक्ट लगाया, ठीक है, दो एग्जाम्पल थे, दोनों में मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो जो जो ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट लगा रहे हैं आपने उसकी पावर से देख लिया किसका मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा है और किसका कम। और सेम की सेम चीज़ ये हाइपर कॉन्जुगेशन में देख सकते हो। लेकिन इंडक्टिव में आपको पहले पावर नहीं देखनी है, पहले आपको डिस्टेंस देखना है कि जो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है वो कितना दूर प्रेजेंट है, कितना पास में प्रेजेंट है। पहले डिस्टेंस मैटर करेगा, फिर नंबर मैटर करेंगे कि कितने आई ग्रुप लगे हुए हैं, और उसके बाद आपको क्या देखना है, पावर देखना है कि लगे हुए ग्रुप्स के अंदर उसकी पावर क्या है। सीधी पावर नहीं दे सकते आप, पहले डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर। आई बात समझ में? ये चीज़ें एप्लीकेबल करेंगे अपन एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जिनको ध्यान में रखते हुए आप MHI इफेक्ट अप्लाई करते हो। अब इसके अंदर एक चीज़ चलती है हेलोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर। जैसे कि हमें पता है कि हेलोजन मीजोमेरिक के अंदर प्लस में आते हैं और इंडक्टिव के अंदर माइनस में आते हैं, यानी कि दोनों उल्टे। इंडक्टिव में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि मीजोमेरिक के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो कब कौन सा इफेक्ट इसका अप्लाई करना पड़ता है या डोमिनेट कर जाता है, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं हेलोजन के एबनॉर्मल बिहेवियर में। तो बात करते हैं हेलोजन के एबनॉर्मल बिहेवियर की। abnormal behavior of halogens। देखो अगर आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो कि आपको देखना है फिनॉल की या बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर देख रहे हो, या अगर आपको देखना है एनेलीन की बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ, और या फिर आप देख रहे हो कार्बोकैटायन या फिर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। अगर आप इनमें से कोई भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहां पर हेलोजेंस आ गई, तो देखो फ्लोरीन के लिए इसका +M डोमिनेट करता है इसके -I पर, जबकि बाकी बची हुई जो हेलोजेंस हैं उसके लिए इसका -I डोमिनेट करता है इसके +M के ऊपर। यानी फ्लोरीन का तो पहले +M लगाना है, जबकि बाकी हेलोजेंस का -I इफेक्ट लगाना है। तो कुछ एबनॉर्मलिटी जैसी प्रॉपर्टी है, इसलिए अपन इसको एबनॉर्मलिटी के अंदर पढ़ते हैं। ऐसा हुआ क्यों? वो हुआ ऐसे कि देखो ये कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, समझ लो ये G ग्रुप जुड़ गया, इसका इफेक्ट देखना है G ग्रुप का। ये G ग्रुप में कोई भी हेलोजन है, अब ये G ग्रुप इस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर मान लो कि ये G ग्रुप मेरा फ्लोरीन है, ठीक है,
तो फ्लोरीन और कार्बन ये तो एक ही पीरियड के हो गए, तो एनर्जी गैप कम है, तो लॉन पेयर आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए एम इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर जाओगे तो कार्बन तो आपके 2p, जबकि ये आपके वापस 3p, 4p, 5p ऑर्बिटल्स चेंज होते जाएंगे और एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, तो लॉन पेयर आसानी से ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर लेगा, डोमिनेट कर लेगा। तो ये रीजन है आपके पास इसकी एब्नॉर्मलिटी का कि फ्लोरीन और कार्बन में एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए रेजोनेंस डोमिनेट कर जाएगा, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर एनर्जी गैप जैसे जैसे कार्बन के साथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट लगने की कंडीशंस भी कम होती जाएगी। आई बात समझते हैं? अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहले टाइप का जो एग्जांपल हमने लिया है वो है कि ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपको बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है इनको। तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी कि इनका इफेक्ट हमने मान लिया 0, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। CH2+ एक तरह का कैटायन है और कैटायंस आपके I और M दोनों इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन पहले किसको अप्लाई करना पड़ेगा, M इफेक्ट को, और M के अंदर कैटायंस वही आपके -M के अंदर आते हैं, तो मैंने इसका इफेक्ट लगा दिया -M। NO2 A डबल बॉन्ड B कैटेगरी है, इसका भी आ गया -M, और एनाइन का इफेक्ट आ गया +M। तो देखो सीधी सी बात है, माइनस वाले विड्रॉइंग होते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वालों का कि वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, फिर आएगा नॉर्मल बेंजीन का, और उसके बाद विड्रॉइंग ग्रुप लगी हुई बेंजीन का। तो देखो यहाँ ऑर्डर चलेगा तो क्या चलेगा, सबसे पहले आएगा 4 के बाद फर्स्ट। अब ये दोनों ही -M वाले हैं, तो M के अंदर अपने को देखना पड़ता है सीधा सीधा पावर, इंडक्टिव इफेक्ट में चलता है डिस्टेंस, नंबर और पावर, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा आपको क्या देखना पड़ेगा, पावर ही देखनी पड़ेगी, और पावर कैटायन और A डबल बॉन्ड में से कैटायन की पावर ज़्यादा होती है, यानी कैटायन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो नंबर आएगा उसके बाद 3rd और उसके बाद 2nd। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो सबसे कम हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, ये वापस वही 0, लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, तो ऑक्सीजन का इफेक्ट लगेगा +M, नाइट्रोजन भी लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज +M, ये A डबल बॉन्ड B माइनस, सबसे पहले प्लस वालों का नंबर आएगा। अब इन दोनों का ही +M है, ठीक है, ये दोनों पहले, फिर ये, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा इसका, ये अपने को पता चल गया। अब जब दोनों ही सेम कैटेगरी से आ जाए तो +M EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, इसका मतलब जिसकी EN कम उसका +M ज़्यादा, और +M जितना ज़्यादा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की EN कम होती है तो उसका +M ज़्यादा होगा, नंबर आएगा 3rd, 2nd, 1st और फिर सबसे लास्ट में 4th। ये 0 कैटायन का -M, A डबल बॉन्ड B का -M, यहाँ पे भी A डबल बॉन्ड B का -M, यानी सबसे पहला नंबर आ जाएगा फर्स्ट का। और A डबल बॉन्ड B ये कैटेगरी सेम है, लेकिन ये कैटायन है तो कैटायन चला जाएगा सबसे पीछे, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा, -M की पावर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। सेकंड आ जाएगा सबसे पीछे, इन दोनों की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो देखो हाइड्रोजन का इफेक्ट अपने बताया था, अब C डबल बॉन्ड O तो सेम हो गए, और अपन ना तो इसको कोई EN से रिलेट कर सकते हैं, किसी तरह से इन दोनों में फर्क नहीं दे सकते, दोनों C डबल बॉन्ड हो तो एक जैसे हैं। अब इनके ऊपर लगी हुई स्पीसीज आपको देखनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन का इफेक्ट 0, जबकि क्लोरीन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो देखो इसको क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसको अपने घर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये बेंजीन से इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल रहे हैं। इस C डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन से कुछ नहीं मिल रहा, यानी घर से कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जो भी चीज़ होगी वो बाहर वाले से लेना चाहेगा, तो ये बेंजीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी,
तो फर्स्ट के बाद नंबर आएगा 4 और 4 के बाद नंबर आएगा 3। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ के ऊपर है वो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेट्स कर रहा हूँ बॉन्ड लेंथ, उन इंडिकेटेड बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ बतानी है। जैसे कि मैंने इंडिकेट कर दिया, ये ए और बी बतानी है, आपस में ए और बी में रिलेशन बताना है। यहाँ पे ये ए बी सी इनका आपस में रिलेशन बताना है। यहाँ पे ये ए बी सी डी का आपस में रिलेशन बताना है। यहाँ पे ये ए और बी का बताना है। यहाँ पे ये ए बी इनका आपको रिलेशन बताना है। देखो सॉल्व करते हैं। ए बी, अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं होती तो मुझे ये दिखता कि ए सिंगल बॉन्ड है, बी डबल बॉन्ड है, तो ए की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। लेकिन बेंजीन तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहता है और मैं इन्हीं दो की तो बात कर रहा हूँ। अब ए क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और बी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे दे जैसे कि मैंने दी है आपको, तब तो आसानी से पहचान में आ रहा है कि एक बार ए सिंगल बॉन्ड है, एक बार ए डबल बॉन्ड है। लेकिन वो कभी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता, सीधा ऐसे पूछ लेता है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। अब ये लग रहा है कि जितनी देर ए में डबल बॉन्ड है उतनी देर बी में भी डबल बॉन्ड है, जितनी देर ए में सिंगल बॉन्ड है उतनी देर बी में भी सिंगल बॉन्ड है। यानी कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ भी क्या आती है, इक्वल आती है, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी। और बेंजीन की सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। सेकंड, स्क्वायरिक एसिड, सेम वही बात, ये स्क्वायरिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये सारी इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक जैसी है। आप अगर इनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन सबकी स्टेबिलिटी एक जैसी है, यानी कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम। वो क्वेश्चन देगा आपको सिर्फ एक, ये तीन नहीं देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बना बना के देख के इसका मतलब सारी बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखो बात करता हूं इसकी। पहली बार में देखने में ये लग रहा है कि बी सिंगल बॉन्ड है जबकि ए डबल बॉन्ड है, सही है। लेकिन जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये देखता हूं कि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई कैसे, बस पाई बॉन्ड्स को मूव कराओ, एग्जांपल करा रखा है मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो ये है न्यूट्रल जबकि ये दोनों चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग तरह की आएगी। और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है वो करता है सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी बॉन्ड लेंथ वही डिसाइड करेगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, और ये कहता है कि ए डबल बॉन्ड और बी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वही रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी। और रियल तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल होती है। तो रियल चीज़ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, स्टेबल का, यानी कि इसकी झलक दिखाई देगी आपको रेजोनेंस हाइब्रिड में। और ये कहता है कि ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, बी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा। इसका मतलब B is greater than A। उसकी बात करता हूं, यहां पर कार्बन और क्लोरीन किसी तरह का कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये हमेशा सिंगल रहेगा। यहां पर ये देखो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, और यहां पर भी क्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेगी, सही है। ये तो हमेशा सिंगल रहेगा जबकि वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, इसका मतलब ए की तो सबसे ज्यादा आएगी। अब बात करूं अगर बी और सी की, तो बी में तो सिर्फ एक ही इसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इससे मैंने ये बना दिया, मान लो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, वापस वो ऊपर वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। यानी एक बार ही इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, जबकि जब सी स्ट्रक्चर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जब इसकी क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा बेंजीन में, वो
5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेगा, यानी कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी ज़्यादा देर तक रहेंगे। खुद देख लो आप, ये जैसे ही लॉन्च पैड दिया ये डबल बॉन्ड गया आगे की तरफ, तो देखो आपको क्या मिली, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन में भ्रमण करके आएगा और उसके बाद वापस ऊपर वाली स्ट्रक्चर रिपीट होगी, यानी तब तक ये बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आ गई ए की, फिर बी की, और उसके बाद नंबर आ गया सी का। बी के अंदर तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि वहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये नेगेटिव चार्ज पूरा घूमेगा, तब तक वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितनी देर रहेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम रहेगी। ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूम फिर के हर बार पूछा जाता है, मेनली तो आपके मेन के अंदर, उनके मेन के पेपर बहुत सारे होते हैं आजकल, और ये क्वेश्चन जीओसी में से वो उठा ही लेता है। तो वो क्या कहता है, बॉन्ड लेंथ ही पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी ये इस तरह से एनिलीन डबल बॉन्ड में जा रहा है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो सब में आ रहा है। अब जिसमें जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतनी बॉन्ड लेंथ कम, जिसमें जितने कम बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो ये नॉर्मल स्पीड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। OH का खुद का प्लस M इफेक्ट होगा, तो ये तो खुद डबल बॉन्ड में जाना चाहेगा, तो ये इसको सप्रेस करेगा, थोड़ा ही करो भली, सप्रेस तो करेगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि ये इसको रोक रहा है कि तू डबल बॉन्ड में मत जा, क्योंकि ये खुद जाना चाह रहा है रेजोनेंस में। यहाँ पर ये NO2 जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से देगा। तो ये NO2 है ना, इसका -M इफेक्ट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बेंजीन से खींचेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो ये NH2 को कहेगा कि भाई तू इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर, यानी कि ये प्रमोट कर रहा है कि तू डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो। और यहाँ पे प्रमोट करने वाले 2 ग्रुप हैं, इन दोनों का -M इफेक्ट है, यानी ये दोनों कहेंगे कि NH2 को कि इलेक्ट्रॉन जल्दी सप्लाई कर, यानी कि जल्दी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर। तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड से डबल बॉन्ड में बदलेगा, जबकि ये इसकी स्पीड कम कर रहा है, वो स्पीड बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि जल्दी डबल बॉन्ड आए, ये चाहता है कि देर से डबल बॉन्ड आए, जबकि ये तो नॉर्मल स्पीड है। यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड देर से आएगा तो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। फिर प्रमोट करने वाले, लेकिन उसके बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्पीड वाला। अब प्रमोट करने वाले में भी 1 प्रमोट करने वाला, 2 प्रमोट करने वाला, यानी ये चाहता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ज़्यादा आए, यानी बॉन्ड लेंथ और कम हो, जबकि इसके पास तो सिर्फ एक ही प्रमोटर है, इसलिए C और ये D। तो ये रहेगा आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। किसी तरह का कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।